इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल लीगलाइजेशन से में। सो फ्रेंड, आज के सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं द इंडियन एविडेंस एक्ट के पार्ट 3 के बारे में। ठीक है, जहां पे बताया गया है साक्ष्य का पेश किया जाना और प्रभाव, अर्थात किसी भी केस के तहत न्यायालय में जो साक्ष्य प्रस्तुत किए जाते हैं, ठीक है ना, जो एविडेंस पेश किए जाते हैं वो कैसे पेश किए जाएंगे, किस क्रम में पेश किए जाएंगे और उसका प्रभाव क्या होता है वहां, ठीक है ना। जिसके अंतर्गत हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर 7, जहां पे बताया गया सबूत के भार के विषय में, अर्थात जो बर्डन ऑफ प्रूफ होता है वो क्या होता है और जो बर्डन ऑफ प्रूफ है किस पर होता है, अर्थात किसी तथ्य को साबित करने का भार किस पक्षकार पर होता है। ये होता है सबूत का भार, जो बताया गया आपका सेक्शन 101 से लेकर 114 ए तक, ठीक है ना, जिसको हम आज के सेशन में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले बात करें कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ, सबूत का भार होता क्या है। तो नॉर्मल शब्दों में हम समझें तो जो यदि किसी पक्षकार के द्वारा कोई तथ्य प्रस्तुत किया गया है, ठीक है ना, न्यायालय के समक्ष, और वह पक्षकार चाहता है कि न्यायालय उस पर विश्वास करे कि वह तथ्य क्या है, अस्तित्व में है, और उसी तथ्य के आधार पर न्यायालय क्या करे, निर्णय दे, तो उस पक्षकार को वह साबित करना होगा, ठीक है ना। तो ये कहलाता है सबूत का भार। ये हो गया नॉर्मल शब्द, ठीक है ना। अब उसके बाद हम बात करें सेक्शन 101। यहाँ पे क्या बताया गया है, सबूत का भार। यहाँ पे क्या है कि जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह किसी ऐसे विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर है, जिन्हें साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या है कि जो न्यायालय से यह चाहता है, अर्थात जो कोई भी पक्षकार है, अब दो पक्षकार होते हैं, ठीक है ना, चाहे वादी हो प्रतिवादी हो, ठीक है ना, प्लेंटिफ डिफेंडेंट जो भी हो, तो उनको क्या करना होगा कि जो भी वो तथ्य प्रस्तुत कर रहे हैं, और यदि वो चाहते हैं कि न्यायालय उनके विधिक अधिकार या फिर विधिक दायित्व के बारे में निर्णय दे उन तथ्यों के आधार पर जो उनके द्वारा प्रस्तुत किया गया है, और न्यायालय क्या करे, उन तथ्यों के अस्तित्व पर विश्वास करे कि हाँ वह तथ्य क्या है, उसका अस्तित्व है, उस पर विश्वास करे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा कि उसे साबित करना होगा, जो तथ्य प्रस्तुत कर रहा है वहां पर उसे क्या करना होगा, साबित करना होगा, तो उन तथ्यों का अस्तित्व है, एग्जिस्ट करती है वह फैक्ट, ठीक है ना। तो जब कोई व्यक्ति किसी तथ्य का अस्तित्व साबित करने के लिए आबद्ध है, तब यह कहा जाता है कि उस व्यक्ति पर सबूत का भार है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति है, ठीक है ना, अब इसने कोई फैक्ट प्रस्तुत किया न्यायालय के समक्ष। अब ये चाहता है कि जो फैक्ट प्रस्तुत किया है इसके बारे में न्यायालय विश्वास करे कि यह तथ्य एग्जिस्ट करती है, अर्थात उसका अस्तित्व है, और न्यायालय क्या करे, इसके आधार पर किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे। तो यहाँ पर इस व्यक्ति को क्या करना होगा, इस जो फैक्ट इसने प्रस्तुत किया है उसको साबित करना होगा न्यायालय के समक्ष किसी भी एविडेंस के तहत, ठीक है ना। तो ये है आपका सबूत का भार, ठीक है ना, जो 101 में बताए गए। इसमें कुछ दृष्टांत दिए गए हैं जिसको हम पढ़ लेते हैं। फर्स्ट है कि क्या का न्यायालय से यह चाहता है कि खा उसे उस अपराध के लिए दंडित करे, ठीक है ना। का न्यायालय से क्या चाहता है कि वह खा को, वह कौन, न्यायालय, खा को क्या करे, उस अपराध के लिए दंडित करे, ठीक है ना, जिसके बारे में का कहता है कि खा ने ऐसा अपराध किया है, ठीक है। यदि मान लीजिए एक व्यक्ति है, ए नाम का व्यक्ति है, और ये बी नाम का व्यक्ति है। ए कहता है कि बी ने कोई क्राइम किया है, कुछ अपराध किया है, और न्यायालय क्या करे, इसको सजा दे। तो यहाँ पर ए को साबित करना होगा कि बी ने क्या सही में अपराध किया है कि नहीं, उसके बाद क्या एविडेंस है, क्या तथ्य प्रस्तुत करता है, ठीक है ना। तो ये ए को साबित करना होगा। तो यहाँ पे यही चीज बताया गया है कि का को यह साबित करना होगा कि खा ने अपराध किया है। दूसरा दृष्टांत की बात करें तो का न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय उन तथ्यों के कारण जिनके सत्य होने का वह प्रख्यान करता है और खा प्रत्याख्यान करता है, तो यह निर्णय दे कि खा के कब्जे में की भूमि का वह हकदार है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि का ने कुछ ऐसा फैक्ट प्रस्तुत किया है, ठीक है ना, ऐसा तथ्य वहां पे प्रस्तुत किया है जिसे का तो एक्सेप्ट करता है, लेकिन जो अपोजिट पार्टी है, खा है, वो क्या कर रही है, उसका प्रत्याख्यान कर रही है, मना कर रही है, और उनका चाहता है कि उसके बारे में निर्णय दे, ठीक है ना। किसके बारे में, कि जो खा के कब्जे में भूमि है उसका हकदार खा नहीं है, कौन है, उसका हकदार का है। तो यहाँ पर का को उन तथ्यों का अस्तित्व साबित करना होगा कि जो भूमि का हकदार है तो का है, तो क्यों है, ठीक है ना, इसका एविडेंस दे, यहाँ पे साक्ष्य प्रस्तुत करे। ये है आपका सबूत का भार, जो आपको 101 में बताया गया है, ठीक है ना। उसके बाद हम बात करें 102। 102 में क्या है कि सबूत का भार किस पर होता है।
ऊपर तो हमने पढ़ा सबूत का भार क्या होता है। अब यहाँ पे 102 में बताया गया है कि बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर होता है, किस व्यक्ति पर होता है कि वह किसी तथ्य को साबित करे। तो यहाँ पे बताया गया है कि किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का उस व्यक्ति पर होता है, ठीक है ना। किसी वाद या कार्यवाही में सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो असफल हो जाएगा यदि दोनों में से किसी की ओर से कोई साक्ष्य ना दिया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि यदि किसी पक्षकार को ऐसा लगता है यदि ऐसा साक्ष्य नहीं दिया गया उसकी ओर से तो क्या हो जाएगा, असफल हो जाएगा, उसके अगेंस्ट में निर्णय चला जाएगा। तो वहां पर सबूत का भार किस पर हो गया, जिसको ऐसा लगता है कि वह असफल हो जाएगा तो वहां पर क्या करना होगा, उसको साक्ष्य देना होगा। तो ये आपका एक दृष्टांत है यहाँ पर कि खा पर उस भूमि के लिए का वाद लाता है। अब यहाँ पे वाद कौन ला रहा है, ए ला रहा है, ठीक है ना। किस पर, बी पर, किसी भूमि के लिए जो खा के कब्जे में है। अब यहाँ पे जो भूमि थी किसके कब्जे में थी, बी के कब्जे में है, जिसके बारे में का प्रख्यान करता है, ठीक है ना। जिसके बारे में जो ए है क्या करता है, ऐसा कथन करता है, ठीक है ना, स्वीकार करता है कि वह खा के पिता गा की बिल द्वारा का के लिए दी गई थी, ठीक है ना। अब यहाँ पे जो का क्या कह रहा है कि जो खा के पिता थे अर्थात जो बी के फादर थे उन्होंने क्या किया है कि बी के फादर कौन थे, सी, ठीक है ना। तो सी के द्वारा क्या किया गया था, का को वह जमीन दी गई थी, ठीक है ना, किसको, ए को। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यदि किसी भी ओर से कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता तो खा इसका हकदार होगा, अर्थात यदि ना तो बी के द्वारा ना तो ए के द्वारा किसी के द्वारा भी कोई साक्ष्य नहीं दिया जाता है उस भूमि के कब्जे के बारे में, तो क्या समझा जाएगा कि जो हकदार होगा उस भूमि का कौन होगा, खा होगा, अर्थात जिसके पास पहले से भूमि है। तो यहाँ पर क्या करना होगा, सबूत का भार किस पर है, का पर है। तो यदि आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हम बात करें धारा 103। धारा 103 क्या कहती है कि विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार, कोई ऐसा स्पेसिफिक फैक्ट है, ठीक है ना, उसके बारे में सबूत का भार किस पर होगा। तो किसी विशिष्ट तथ्य के सबूत का भार उस व्यक्ति पर होता है जो न्यायालय से चाहता है कि उसके अस्तित्व के बारे में विश्वास करे जब तक कि किसी विधि द्वारा यह उपबंधित ना हो कि उस तथ्य का भार किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर यदि किसी कोई स्पेसिफिक फैक्ट है कोई, ठीक है ना, कोई ऐसा तथ्य है जिसके बारे में कोई एक स्पेसिफिक व्यक्ति ही जानता है, ठीक है ना, और जो व्यक्ति जानता है उसी पे सबूत का भार होता है कि उसको साबित करने का। कब तक, जब तक कि किसी विधि में या किसी कानून में, एक्ट में कहीं ऐसा ना बताया गया हो कि उस तथ्य के सबूत का भार किस पर होगा, ठीक है ना। यदि बता दिया गया है कानून में कि किसी विशिष्ट व्यक्ति पर होगा उसे साबित करने का भार, तो कौन साबित करेगा, कोई विशिष्ट व्यक्ति जिसको वहां पे विधि में बताया गया है। अदरवाइज जिसके नॉलेज में होगा वह फैक्ट वह साबित करेगा, ठीक है ना। ये बताता है आपका धारा 103। उसमें कुछ दृष्टांत है, ठीक है ना, जिसमें फर्स्ट दृष्टांत है खा को का चोरी के लिए अभियोजित करता है, ठीक है ना। अब जो बी है उसको कौन अभियोजित कर रहा है, का, अर्थात ए कहता है कि इसने चोरी की है और न्यायालय से यह चाहता है कि न्यायालय विश्वास करे कि खा ने चोरी की स्वीकृति गा से की है, ठीक है ना। अब यहाँ पर ए जो है वो क्या कह रहा है न्यायालय से कि बी ने चोरी की है और इसने किससे बताया था, सी से बताया था कि हाँ बी मैंने चोरी की है, ठीक है ना। अब ऐसा कौन कह रहा है, ए कह रहा है। तो का को यह साबित करना होगा, ठीक है ना, उसकी स्वीकृति साबित करनी होगी कि हाँ बी ने ऐसी स्वीकृति की थी, किससे, सी से। यहाँ पे सबूत साबित करने का भार किस पर है, का पर, जिसने ऐसा इल्जाम लगाया है, ठीक है ना, जिसने ऐसे अपराध का इल्जाम लगाया उस पे, बी पे। उसके बाद दूसरा खा न्यायालय से चाहता है कि वह विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर वह अन्यत्र था, उसे यह साबित करना होगा। अर्थात अब ये स्पेसिफिक बात है, ठीक है ना, फैक्ट है ऐसा कि खा जो है न्यायालय से चाहता है कि विश्वास करे कि प्रश्नगत समय पर, अर्थात जिस टाइम पे अपराध हुआ है उस टाइम पे न्यायालय खा कहाँ था, किसी अन्य जगह पर था। तो यह खा को साबित करना होगा क्योंकि खा को ही इस बारे में पता था, ठीक है ना। तो किसको साबित करना होगा, खा को। तो ये है आपका 103 विशिष्ट तथ्य के बारे में सबूत का भार। उसके बाद है धारा 104। धारा 104 क्या बात करती है, साक्ष्य को ग्राह्य बनाने के लिए जो तथ्य साबित किया जाना है उसे साबित करने का भार। तो ऐसे तथ्य को साबित करने का भार जिसका साबित किया जाना किसी व्यक्ति को किसी अन्य तथ्य का साक्ष्य देने को समर्थ करने के लिए आवश्यक है, उस व्यक्ति पर ऐसा साक्ष्य देना चाहता है
जहाँ एक तथ्य दूसरे तथ्य से जुड़ा हुआ, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि एक तथ्य दूसरे तथ्य से क्या होगा, जुड़ा हुआ होगा, तो न्यायालय यही चाहेगा कि उसका भी साक्ष्य दिया जाए। नहीं समझ में आया, हम एग्जाम्पल समझते हैं, ठीक है ना। मान लीजिए ए ने कोई ऐसा फैक्ट प्रस्तुत किया न्यायालय के समक्ष, ठीक है ना। अब न्यायालय क्या कहता है कि ये जो तथ्य है इसको साबित करने के लिए किसी अन्य तथ्य की भी आवश्यकता है। जब तक उस तथ्य को आप साबित नहीं करेंगे तो ये तथ्य क्या है, एग्जिस्ट नहीं करती है, ऐसा माना जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसको ए को क्या करना होगा, इस तथ्य को साबित करने के लिए कोई अन्य साक्ष्य भी देना होगा, अदरवाइज वह साबित नहीं किया जा सकता है। ये बताया गया है आपका 104 में। यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है, दृष्टांत दिया गया है, उससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है ना। तो खा द्वारा किए गए मृत्युकालिक कथन को साबित करना चाहता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे क्या है कि खा की मृत्युकालिक कथन अर्थात खा यहाँ पे मर गया होगा, ठीक है ना, उसकी डेथ हो गई होगी। उसने जो भी मृत्युकालिक कथन किया था, डाइन डिक्लेरेशन, कहाँ पे बताया गया है, सेक्शन 32 में, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है कि यदि का साबित करना चाहता है कि वह खा के मृत्युकालिक कथन है, ठीक है ना, तो यहाँ पर सबसे पहले का को यह साबित करना होगा कि खा की डेथ हो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि का चाहता है कि वह मृत्युकालिक कथन किसके द्वारा किया गया था, खा के द्वारा किया गया था, ऐसा न्यायालय क्या करे, विश्वास करे, तो न्यायालय को क्या करना होगा, सबसे पहले कि का जो है वह क्या करे, खा की मृत्यु साबित करे कि उसकी डेथ हो चुकी है, तभी उसके मृत्युकालिक कथन को साबित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं किया जा सकता है। तो यहाँ पे साबित करने का भार किस पर है, ए पर है। तो उसके बाद है सेकंड दृष्टांत, का किसी खोई हुई दस्तावेज की अंतर्वस्तु को द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, ठीक है ना। अब मान लीजिए का जो है क्या करना चाहता है, किसी खोई हुई दस्तावेज की, अर्थात कोई उसके पास डॉक्यूमेंट था, उसको प्रस्तुत करना था न्यायालय के समक्ष, लेकिन वह क्या हुआ, उससे खो गई, लॉस्ट हो गई, ठीक है ना। तो वो द्वितीयक साक्ष्य द्वारा साबित करना चाहता है, लेकिन सबसे पहले का को यह साबित करना होगा कि उसकी जो डॉक्यूमेंट्स थी वो क्या हो चुकी है, खो चुकी है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या करना होगा, इस का को सबसे पहले यह साबित करना होगा कि वो डॉक्यूमेंट खो चुकी है, इसलिए वो क्या कर रहा है, द्वितीयक साक्ष्य दे रहा है। यहाँ पे इसको दो चीजें साबित करनी पड़ती है, ठीक है, इस सेक्शन के अंतर्गत। उसके बाद है धारा 105, ये बहुत ही अच्छा धारा है, ठीक है ना, और काफी बार एग्जाम में पूछा भी जाता है। और यह साबित करने के बाहर कि अभियुक्त का मामला अपवादों के अंतर्गत आता है, 21 सेक्शन में डिफाइन किया गया, ठीक है, 21 सेक्शन में इसका प्रावधान किया गया है। क्वेश्चन काफी बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई व्यक्ति किसी अपराध का अभियुक्त है, तब उन परिस्थितियों के अस्तित्व को साबित करने का भार कि उसका मामला भारतीय दंड संहिता के साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है या किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी अपवाद का के अंतर्गत आता है, उस व्यक्ति पर होगा जो अभियुक्त है, ठीक है ना। तो यहाँ पे साबित करने का भार किस पे जा रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे है, जो एक्यूज्ड होगा, जो अभियुक्त व्यक्ति होगा, ठीक है ना। और ये साधारण अपवाद है कहाँ पे, ठीक है ना, साधारण अपवाद कहाँ पे है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे कि आईपीसी में, भारतीय दंड संहिता में किस सेक्शन से लेकर कहाँ तक, ठीक है ना, किस धारा तक ये साधारण अपवाद बताए गए हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है कि जब कोई व्यक्ति ऐसे चाहता है कि, ठीक है ना, कोई व्यक्ति क्या जो अभियुक्त है, यदि वह ऐसा कथन करता है कि उसने जो अपराध किया है, उसका जो अपराध है किसके अंतर्गत आता है, साधारण अपवादों के अंतर्गत आता है, ठीक है ना। तो वहां पर अभियुक्त को ही यह साबित करना होगा कि कोई अन्य व्यक्ति साबित यहाँ पे नहीं करेगा। तो वहां पे जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो किस पर होगा, एक्यूज पर होगा। यहाँ पे बताए गए कुछ दृष्टांत है। हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है, जो का है, ठीक है ना, ये नाम का मान लीजिए व्यक्ति है, इस पर किसका चार्ज लगा हुआ है, हत्या का, मर्डर का, ठीक है ना, जो 300 में डिफाइन है आईपीसी। तो यहाँ पे क्या है कि अब ये कहता है कि वह चित्त विकृत के कारण, ठीक है ना, कार्य की प्रकृति को नहीं जानता था, अर्थात जो ये कहना चाहता है कि जब उससे अपराध हुआ, हत्या हुई, तो वह समझने के लायक नहीं था, ठीक है ना, उसकी मानसिक स्थिति सही नहीं थी। तो यहाँ पर ये साबित करने का भार किस पर होगा, ए पर ही होगा, ठीक है। उसके बाद है सेकंड, हत्या का अभियुक्त का अभिकथित करता है कि वह गंभीर और अचानक प्रकोपन कारण आत्मनियंत्रण की शक्ति से वंचित था। तो यह भी उस अभियुक्त को ही साबित करना होगा, कोई अन्य व्यक्ति साबित नहीं करेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर का पर ही सब उसका भार होगा, ठीक है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे होगा, का पर, कि वह आत्मनियंत्रण शक्ति से वंचित था या नहीं था, ठीक है ना, जो भी फैक्ट वहां पे प्रस्तुत किए जाएंगे। उसके बाद है धारा 106, विशेषतः ज्ञात तथ्य को साबित करने का भार। जब कोई तथ्य किसी विशेषतः किसी व्यक्ति के ज्ञान में है, तो उस तथ्य को साबित करने का भार उसी पर रहेगा,
ठीक है ना। अब कोई व्यक्ति किसी तथ्य को जानता है, ठीक है ना, कोई विशेष व्यक्ति है, किसी विशेषता ज्ञात तथ्य को जानता है, तो उस व्यक्ति पर ही क्या होगा, सबूत का भार होगा, ठीक है ना, बर्डन ऑफ प्रूफ होगा, उस तथ्य को साबित करे। दृष्टांत है कि यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार का कार्य कर रहा है और उसके स्वरूप व परिस्थितियों से वह प्रतीत होता है कि उसने कोई अपराध किया है या कर रहा है, तो यहाँ पर यह साबित करने का भार कि वह अपराध नहीं कर रहा था उसी व्यक्ति पर होगा जो ऐसा कार्य कर रहा था, ठीक है ना। जैसे किडनैपिंग या अन्य की लाइसेंस वाले बंदूक से हत्या करना, एक कौन साबित करेगा, जिस व्यक्ति के ज्ञान में ऐसा तथ्य था उसी को साबित करने का भार होगा, ठीक है ना। उसके बाद है सेकंड, खाप पर रेल से बिना टिकट यात्रा करने का आरोप है, यह साबित करने का भार कि उसके पास टिकट था, किस पर रहेगा, खाप पर ही सबूत का भार रहेगा। अब यहाँ पर यदि कोई बिना टिकट यात्रा करता है, ठीक है ना, और वह पकड़ा जाता है और वो कहता है कि मेरे पास टिकट था, ठीक है ना, तो उसी को साबित करना होगा कि उसके पास टिकट था, ठीक है ना। कोई अन्य व्यक्ति यहाँ पर साबित नहीं करेगा, सब साबित करने का भार किस पर रहेगा, उसी पर जो बिना टिकट यात्रा कर रहा था जिस पर आरोप लगाया गया है ऐसा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, और नेक्स्ट बाकी सेक्शन हम कवर करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग लीगलाइजेशन सर।